जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए अब स्टार्ट करने वाले। पिछली कक्षाओं में हमने दर्पण के बारे में समझ लिया था और परावर्तन के बारे में समझ लिया था। बेसिक जो जानकारियाँ थी वो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया था, यानी हमने 2-3 क्लासें देख चुकी हैं। अब उसके आगे इसको ध्यान समझना है। आज हम देखेंगे प्रतिबिंब का बनना, यानी प्रतिबिंब के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद फिर बनना देखेंगे। पहले इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद तब प्रतिबिंब बनना आसानी से आ सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब का मतलब इमेज। इमेज का मतलब यह है कि जैसे चित्र कोई देखे होगे, चित्र जो बनता है वो कैसे चित्र बनता है उसी को ध्यान समझना है। तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो समझते हैं अवतल और उत्तल के लिए। अवतल दर्पण दिया हो या उत्तल दर्पण दिया हो, जैसे शीशा देखे होगे वो तो समतल दर्पण होता है, उसमें हमारा चित्र दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो वैसे ही हमें समझना है कि प्रतिबिंब कब बनता है। प्रतिबिंब तभी बनता है, ये ध्यान रखना, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर काटती हैं या मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही कहलाता है क्या? प्रतिबिंब। तो ये ध्यान रखना है, प्रतिबिंब क्या होता है? जहां दो रेखाएं क्या होती हैं? जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वही क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और यहां पर ध्यान देना है, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है इसका वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अब समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं इसको? रियल इमेज। और ये होता है आभासी, इमेजिनरी या इमेजिनरी इमेज कह सकते हैं, या जो आभास किया जा सकता है वो इमेजिनरी इमेज या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। अभी देखो इसमें ये बताया गया कि जहां दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। अगर वो नियम के अनुसार वास्तव में प्रतिच्छेद करेंगी तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जो वो एक दूसरे को आभास करके मिलाया जाएगा, तो यानी वो नियम के अनुसार ना मिले, उनको आभास करके आगे या पीछे मिलाया जाए, तो वही होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि जहां दो रेखाएं क्या होती हैं? वास्तव प्रतीत होती है। इसका मतलब वो मिलती नहीं है, लेकिन हम आभास करते हैं तब वो मिलती हुई प्रतीत होती कहते हैं, तो वही होता है क्या? आभासी प्रतिबिंब। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि दर्पण, गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझे रहेंगे तभी हमें आसानी होगी आगे आने में। तो सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं उसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले अवतल के लिए समझ लेते हैं, और उसके बाद किसके लिए समझ लेंगे? उत्तल के लिए फिर समझ लेंगे। सबसे पहले अवतल के लिए, तो अवतल जो दर्पण था उसके बारे में बता दिया गया था, नहीं देखे हो तो उसको जा करके देख लीजिए। और एक होता है उत्तल है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर ये जो जहां तक कलई की गई, यहां से यहां तक ये जो पॉइंट कहलाता है, ये बीच की जो दूरी कहलाती है, इसका नाम होता है दर्पण का द्वारक। इसका नाम होता है दर्पण का द्वारक। ये होता है दर्पण का द्वारक। और यहाँ पर जहां पर कलई की होती है पूरे भरे में, इसके जो मध्य बिंदु होता है ये कहलाता है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। और ध्रुव जो होता है इसको हम P से लिखते हैं। यहाँ पर एक होता है, पहले तो यहाँ पर गोले का जो केंद्र होता है
इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको हम सी से लिखते हैं। इसका नाम क्या होता है? वक्रता केंद्र, इसका नाम होता है वक्रता केंद्र। और यहां पर वक्रता केंद्र होता है, और यहां पर जो दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और ध्यान देना है वक्रता केंद्र यही क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहां पर अगर गोला बनाया जाएगा तो ये बीच में केंद्र ही कहलाएगा। तो यहां से यहां तक जो दूरी हो जाएगी वो वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये फोकस दूरी हो जाएगा। और जो ये रेखा दिखाई दे रही है के लिए समझ लेते हैं। उत्तल के लिए क्या है कि सेम वही है, यहाँ पे जो होता है वो फोकस हो जाता है, और ये बीच में जो होता है वक्रता केंद्र हो जाता है। वक्रता यानी वक्रता केंद्र कहलाता है। ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और यहाँ पर इस तरह से कलाई कर दी जाएगी। और ये वाली जो रेखा है इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? मुख्य अक्ष इसका नाम होता है। और ये क्या है? दर्पण का द्वारक। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो रेखा है, ये क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक कहलाती है। बस इसमें सब। और यहाँ पर जो पी पॉइंट है इसका नाम हो जाता है ध्रुव। क्या नाम हो जाता है? ध्रुव। ध्रुव को पी से लिखेंगे, फोकस को एफ से लिखेंगे, और वक्रता केंद्र को सी से लिखा जाता है। यहाँ फोकस को एफ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये हो गया किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। और इस तरफ क्या हो गया? उत्तल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर इसके बारे में तो समझ में आ गया। उसके बाद हम थोड़ा सा उसके आगे समझते हैं। आगे जो हम समझते हैं वो किसके बारे में हम समझते हैं? इसके बारे में हो गया। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो दूरियां ली जाती हैं वो किस तरह से दूरी मापी जाती है। या सबसे पहले चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं। तो पहले यहां यही समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी समझने के लिए सबसे पहले एक क्या है? अवतल के लिए, और एक है उत्तल के लिए। इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि जैसे यहां पर तुमको अवतल दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण दिया गया है, तो ये जो फोकस है और ध्रुव है, इसके जो बीच की दूरी होती है ये फोकस दूरी होती है। और फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है। फोकस दूरी किससे लिखा जाता है? एफ से। और वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है, ये बीच की जो दूरी होती है इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम सी से लिखते हैं। और मान लेते हैं यहाँ वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की जो दूरी होती है इसको हम यू से लिखते हैं। और कहीं पर यदि प्रतिबिंब बन रहा है, कहीं पर इमेज बन रहा है, तो इमेज जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। या इसको हम मिटा करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। और फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। और प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी जो है इसको हम वी से लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये पता रहेगा तभी ये इसमें आसानी होगी। तो चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होती है? या इसको एक बात ये करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम समझते हैं चिन्ह परिपाटी। अब हम समझते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी होता क्या है? चिन्ह परिपाटी का मतलब यह है कि जो अवतल और उत्तल में चिन्ह ली जाएंगी वो धनात्मक ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगा। फोकस दूरी कैसे ली जाएगी, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब की दूरी कैसे ली जाएगी, वस्तु की दूरी कैसे ली जाएगी, उसको ध्यान समझना है। उसको ध्यान समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि जो कार्तीय तल होता है, यानी ध्यान रखना है, अगर हम ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई अक्ष होता है, वाई डैश होता है। इसके बारे में पीछे पढ़ चुके होंगे। ये ध्यान रखना, अगर नहीं पढ़े हो तो ये ध्यान रखना है कि अगर इस मूल बिंदु से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ दाहिनी तरफ जाएंगे तो ये दाहिना हाथ है, दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस में होता है, और बाएं तरफ जाएंगे तो वो माइनस में होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो हम समझते हैं चिन्ह परिपाटी। पहले किसके लिए समझते हैं? अवतल के लिए।
पहले किसके लिए समझते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए। फिर उसके बाद हम किसके लिए समझेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। तो एक अवतल दर्पण बना देते हैं और इसमें समझते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? ये फोकस दूरी f होती है और यहां पर वक्रता केंद्र c होता है। इस तरह से होता है। तब इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि, और यहां पर मान लेते हैं किसी वस्तु को रखा गया है। ये ध्यान रखना है, चिन्ह परिपाटी में दो नियम का विशेष ध्यान रखना है। जो कलई की जाएगी वो हमेशा दाहिनी तरफ की जाएगी, कलई जो की रहेगी वो हमेशा दाहिनी तरफ की रहेगी, और जो वस्तु को रखा जाएगा वो हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा। वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं, यह ध्यान रखना है। क्योंकि एक तरफ कलई की गई, जिस तरफ कलई नहीं की होगी उसी तरफ रखा जाएगा, क्योंकि दाहिनी तरफ कलई की जा रही है। दूसरा नियम यह ध्यान रखना है कि वस्तु जब भी दूरियां मापेंगे हमेशा ध्रुव से ली जाएगी। दूरी यानी दूरी हमेशा ध्रुव से नापते हैं, यह ध्यान रखना है। वस्तु की जो दूरी है उसको हमेशा ध्रुव से मापते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब समझते हैं यहां पर जो होता है ये P पॉइंट होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फोकस दूरी, अब ध्यान रखना है ध्रुव ये दिया गया है, इससे हम इस तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ बीच में पॉइंट है, इससे हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये माइनस होता है। यानी फोकस दूरी जो होती है F जो होती है वो माइनस में होती है। और उसके बाद अब हम C को देखते हैं तो C भी यहां से हम इसी तरफ जा रहे हैं तो ये भी माइनस में होती है। उसके बाद समझते हैं, मान लेते हैं यहाँ वस्तु रखी गई, वस्तु को U से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को U से, और जो U होता है उसको कहां से लिखते हैं? वस्तु की जो दूरी है यहां से यहीं से मापेंगे, और इस तरफ वस्तु रखी गई है तो इस तरफ जा रहे हैं तो ये भी किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और एक है प्रतिबिंब यानी V का मान, V का प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको V से लिखते हैं, और जो V होता है लगभग जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे प्रतिबिंब इसी तरफ बनते हैं, इसलिए ये क्या होता है? माइनस में। एक स्थिति को छोड़ करके जब इस तरफ प्रतिबिंब बनता है यानी फोकस और इसके बीच में जब रखा जाता है ध्रुव के, उसके बाद समझना है किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए समझते हैं। अब उत्तल दर्पण के लिए समझने के लिए उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण जैसे ये बन गया, ये गोले का काटा हुआ भाग होता है, अगर इसको गोल किया जाए तो लगभग इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या? फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है? केंद्र, क्योंकि जो गोला बना हुआ है उसी के अंदर केंद्र होगा, और जो बीच में हो जाएगा वो फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? P पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी यानी F का मान निकालते हैं। F जो होता है, देखो ये ध्रुव दिए गए, ध्रुव से हम इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ फोकस दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो यानी ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब उसके समझते हैं केंद्र। अब यहाँ P पॉइंट से हमेशा दूरियां मापी जाएंगी। P पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ से उस तरफ जाएंगे तो प्लस में होता है, तो इस तरफ जाएंगे तो ये भी किस में होता है? प्लस में। और ध्यान रखना है जब वस्तु को इस तरफ रखा जाता है तो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे प्रतिबिंब उसी तरफ बनते हैं, इसलिए V का जो मान होता है वो भी प्लस में होता है। अभी प्रतिबिंब, इसके बाद प्रतिबिंब को देखा जाए कि वो प्लस में बनेगा माइनस में बनेगा, कहाँ कैसे बनेगा उसके बारे में समझा जाएगा। पहले यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। और जो U का मान होता है, हमेशा ध्यान रखना है वस्तु इस तरफ रखी जाएगी तो प्रतिबिंब P यहाँ पॉइंट दिया गया, इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो U का मान भी किस में होता है? माइनस में होता है। ये सारी कंडीशन है। तो ये ध्यान रखना है कि जो इसमें सारी दूरियां जो होती हैं वो लगभग सारी दूरियां प्लस में होती हैं, लेकिन एक स्थिति को छोड़ करके, और वो है U। U का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। U हमेशा चाहे वो अवतल हो उत्तल हो माइनस ही लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें सारी दूरियां माइनस होगी, केवल एक स्थिति को छोड़ करके, यानी V जो प्रतिबिंब होगा वो एक स्थिति में प्लस होगा, नहीं सारी दूरियां माइनस में होंगी। और इसमें केवल U का जो मान होगा वो केवल माइनस में होगा, और सारी दूरियां प्लस में ही ली जाएंगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी हमने अवतल के लिए भी देख लिया और उत्तल के लिए भी देख लिया है। चिन्ह परिपाटी हमको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है ये किरणों क्या करता है? सिकोड़ता है, ये तो पता ही है। ये किरणों क्या करता है? सिकोड़ता है, यानी यहाँ पे अगर मुख्य किरणें आएंगी तो ये फोकस से होकर चली जाएंगी, और यहाँ पर क्या होता है? ये किरणों को बाहर फैला देता है।
तो इसका विशेष ध्यान रखना है, यानी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे किरण टकराएगी तो ये बाहर की ओर जाएगी, और उसमें क्या हो गया, ये एक दूसरे को सब पूरा आकर्षित हो जाती है, इसलिए उसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं और इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं।